आप अध्ययन कर रहे हैं मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोगों का मकसद है कि इस देश को शैक्षिक रूप से समृद्ध बनाया जाए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो पहले आप शिक्षा के माध्यम से अपने आप को समृद्ध और बलिष्ठ बनाइए, अर्थात बौद्धिक रूप से इस देश को संपन्न बनाने के लिए, पुनः इसको उन ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आपको फिर से अध्ययन करने की जरूरत है। और उस अध्ययन की कड़ी में एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के संबंध में हम लोग अध्ययन कर रहे थे और उस अध्ययन की कड़ी में हम लोग पहुंच गए थे हिंदुस्तान की सबसे प्रतिष्ठित सेवा सिविल सेवा के संबंध में। आप आज के दौर में देखेंगे, अगर हिंदुस्तान में कोई सबसे नामचीन सर्विस है, सबसे नामचीन सेवा है, तो उसके लिए लोग विभिन्न तरीके की विदेशी सर्विसों को, अच्छे अच्छे पैकेजों को, अच्छी अच्छी स्थितियों को छोड़ करके क्या करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं और सफल होते हैं और अपने कारनामों की बदौलत भारत में बहुत कुछ परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। तो उस कड़ी में हम लोग आज अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान में संघ और राज्य के मध्य जो लोक सेवा आयोग हैं उनके संबंध में, और इनका प्रावधान कहां पर किया गया है, भाग 14 के अंतर्गत किया गया है। भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 308 से 323 के मध्य संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं के संबंध में उल्लेख किया गया है। तो भाग पढ़ेंगे, भाग 14 क्या प्रावधान किया गया है। इसमें प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक के मध्य में प्रावधान है। 323 तक प्रावधान किया गया है संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, राज्यों के अधीन सेवाएं, राज्यों के अधीन सेवाएं, अधीन सेवाएं। अब अगर इस पर बात करें कि इस संबंध में हम लोग किस तरीके से अध्ययन करेंगे, इनकी उस उत्पत्ति, उद्भव या विकास इनका कैसे हुआ, क्रमशः इनकी क्या स्थितियां आई, तो इस संबंध में जब जिक्र करेंगे तो आपको प्रमुखता आर्टिकल 312, 315, 316, 317 और 318 के संबंध में अध्ययन करना है। जो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से अनुच्छेद हैं, वो चाहे सिविल सेवा हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, आपको इन अनुच्छेदों पर अध्ययन करना चाहिए। अगर ये अनुच्छेद कंप्लीट हो जाएंगे तो हिंदुस्तान में संघ और राज्य सेवाएं किस तरीके से उल्लिखित है, किन इनके संबंध में क्या उपबंध भारतीय संविधान में किया गया है, इस संबंध में आपको जिक्र मिल जाएगा या आपका अध्ययन पूर्ण हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके इतिहास की, या इतिहास का तात्पर्य कह दे तो हम सिविल सेवा के अतीत की बात करते हैं कि भारत में सिविल सेवा का अतीत कहाँ रहा है, या फिर बात करें कि इसका उद्भव किस तरीके से हुआ। तो उद्भव की एक कहानी है। अगर हम लोग देखें तो भारत में अपने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के तहत ब्रिटिश सरकार ने संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों का गठन किया। अब इनकी अगर बात करें या फिर बात करें सिविल सेवा का जनक, तो आप देखेंगे भारत में सिविल सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो एक गवर्नर जनरल आता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस को देखते हैं भारत में क्या कहा जाता है, सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। और क्या किया गया, ब्रिटेन द्वारा अपनी साम्राज्यवादी नीतियों को पूर्ण करने के लिए, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, कि उसके साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त ना हो, अर्थात आपने सुना होगा ब्रिटिश सरकार का कहना था, ब्रिटिश सरकार के या ब्रिटिश लोगों का मानना था कि उनके साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, अर्थात उनका पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, अर्थात पृथ्वी चाहे जिस तरीके से सराउंड करे उसका कोई ना कोई हिस्सा सूर्य के समक्ष बना रहता है। और पूरी की पूरी पृथ्वी में अधिकांश देशों पर ब्रिटेन का कब्जा हो चुका था। इसलिए ब्रिटेन एक अपने घमंड में चूर शब्द बोला करता था, वो कहता था कि ब्रिटेन के साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, जबकि इस तरीके से अस्त हुआ कि शायद अब वहां पर भी समस्याएं बन गई हैं। तो हम लोग देखेंगे भारत में अपने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को पूर्ण करने के लिए उद्भव कैसे हुआ, तो देखेंगे ब्रिटिश साम्राज्य के समय, ब्रिटिश शासनकाल में उद्भव होता है किसका, उद्भव ब्रिटिश शासनकाल में इसका उद्भव होता है किसका, सिविल सेवा का, इंडियन सिविल सर्विसेज का, आईसीएस के नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है। और इनकी शुरुआत अगर देखेंगे आप तो
तो क्या होता है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहली बार एक समिति गठित की जाती है 1854 में, और 1854 में गठित समिति ने यह सिफारिश की कि भारत में जो सिविल सेवाएं करवाई जानी चाहिए, आयोजित की जानी चाहिए, उनके लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए। तो हम लोग उसको बिंदुवार देखते हैं कि क्या, कैसे और किस तरीके से उसका उद्भव हुआ। तो आप देखेंगे सबसे पहले 1854 में गठित समिति का, 1854 में गठित समिति का, और इस समिति की सिफारिशों पर 16 जुलाई 1855 को पहली बार 1854 में क्या किया गया, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। लॉर्ड मैकाले, इसका नाम आपने बहुत कुछ सुना होगा, क्योंकि इसके दिमाग में एक तरीके से कहा जाए तो अपने नस्ल को लेकर के बड़ा घमंड था। वो उसका मानना था कि जो गोरे लोग होते हैं वो दुनिया में बहुत ही श्रेष्ठ लोग होते हैं, और भारतीयों को वो नस्ल के आधार पर उनसे घृणा करता था। तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठित समिति का नाम आप सुनते हो, गठित समिति ने सिफारिश की, समिति की सिफारिश पर क्या सिफारिश की, तो इसने सिफारिश क्या की, तो इसकी सिफारिशों को देखेंगे, इसकी सिफारिश पर कि भारत में सिविल सेवा परीक्षाएं या सिविल सेवा परीक्षाएं, भारत में नहीं, भारत के लिए सिविल सेवा परीक्षाएं, सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाए, प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाए। और इस प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन पहली बार लंदन में 16 जुलाई 1855 को आयोजित की गई। 16 जुलाई 1855 को पहली बार सिविल सेवा, पहली बार ICS या इंडियन सिविल सर्विसेज या भारतीय सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया। किसका? प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन। और प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कहां पर किया गया? लंदन में किया गया। लंदन में इस परीक्षा का आयोजन तो हो चुका, उसके पश्चात क्या किया गया, इस समय इसकी एज जो होती थी, इसमें नियुक्ति की एज जो थी 18 से 23 वर्ष रखी गई थी। फिर बाद में क्या किया गया, इसमें उत्तरोत्तर आयु घटाई जाती रही ताकि इस सेवा में भारतीय ना आ सके, क्योंकि अगर भारतीय इस सेवा में आ जाएंगे तो वो अपने देश की स्थितियों को सुधार तो करेंगे, ब्रिटिश साम्राज्य के तहत शासन तो करेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, लोगों की बेहतरी भी लाने का उत्तरोत्तर किसी न किसी तरीके से प्रयास करेंगे। और इसके विषय में अगर देखें तो उन्हें स्कॉटलैंड के मामले से ये सूचित हो चुका था कि भारतीयों की बेहतरी के संबंध में कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि स्कॉटलैंड के लोगों ने उसी तरीके से उस संबंध में प्रावधान किए थे। तो अब क्या होता है, पहली बार भारतीय जो सिविल सेवा थी इस पे आयु घटाने को लेकर के पहली बार एक बड़ा आंदोलन हुआ। और ये आंदोलन जो किया गया, आप सुनते होंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, भारत के एक क्रांतिकारी नेता माने जाते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में पहली बार ये एक अमूलचूल विद्रोह किया गया, आंदोलन किया गया, किसके? सिविल सेवा में बढ़ाई गई आयु के खिलाफ। आगे चल करके आप देखते हैं, फिर इसके बाद प्रमुख प्रावधान आने लगे या सिफारिशें आने लगी कि सिविल सेवा परीक्षाएं ब्रिटेन के साथ साथ भारत में भी कराई जाए, क्योंकि इसमें जो भारतीय सम्मिलित होते थे उन्हें परीक्षा के लिए लंदन जाना पड़ता था। अब लंदन ना जाना पड़े, इसकी परीक्षा यहीं पर आयोजित कराई जा सके, इसके लिए क्या किया गया, 1919 में एक अधिनियम आता है जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 कहते हैं। इस भारत शासन अधिनियम 1919 में पहली बार प्रावधान किया गया, क्या प्रावधान किया गया? पहली बार प्रावधान किया गया कि सिविल सेवा की परीक्षाएं जो आयोजित की जाएंगी वो भारत और ब्रिटेन दोनों में की जाएंगी। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम। और इस भारत शासन अधिनियम को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे आप पहले से भी जानते हैं, मांटेगू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से, चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। इस मांटेगू-चेम्सफोर्ड सुधार में जो प्रावधान आया, उसमें प्रावधान किया गया कि सिविल सेवा या ICS की परीक्षाएं जो कराई जाए वो भारत और ब्रिटेन दोनों में कराई जाए,
और पहली बार भारत और ब्रिटेन दोनों में कराई जाए। इसलिए आप देखे होंगे पहली बार एक साथ जो परीक्षाएं आयोजित की गई इस एक्ट के तहत 1922 में। ये कोई प्रश्न आपसे बार बार पूछा गया, 1922 में लंदन और इलाहाबाद जिसे आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज, ये दो आपने सुन रखा होगा। पहली बार एक साथ प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की गई। प्रतियोगी परीक्षाएं दोनों जगह एक साथ, प्रतियोगी परीक्षाएं दोनों एक साथ कराई गई। अगर आज भी देखेंगे प्रतियोगी परीक्षा के गढ़ के रूप में तो आपने सुन रखा होगा दिल्ली का मुखर्जी नगर। तो दिल्ली का मुखर्जी नगर ये बाद में भारतीय सिविल सेवा परीक्षाओं का गढ़ बना। उससे पूर्व अगर देखेंगे तो हिंदुस्तान में इलाहाबाद पहले से ही सिविल सेवा के लिए गढ़ माना जाता था। और क्योंकि उत्तर भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या इस सेवा के माध्यम से हिंदुस्तान में अपनी योग्यता के बल पर बहुत सारे वंचितों को मुख्य भूमि में, मुख्य आयाम में या मुख्य स्ट्रीम में लाने के लिए सहयोग और कार्य करते हैं। आज भी ऐसे सिविल सेवकों को देखा होगा। तो एक बहुत बड़ी सर्विस है जिसके माध्यम से लोग ये मानते हैं कि लोगों के सहयोग और सेवा करने या भारत का उत्थान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा हो सकती है, इसलिए वो इस सेवा में जाना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा पहली बार प्रतियोगी परीक्षाएं एक साथ लंदन और इलाहाबाद में कब कराई गई? 1905 में। पहली बार प्रतियोगी परीक्षाएं कब कराई गई? तो 16 जुलाई 1855 में। और 1855 से लेकर के 1921 तक अगर देखें तो एक प्रश्न बन सकता है कि 1855 से लेकर के 1921 तक प्रतियोगी परीक्षाएं, सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षाएं कहां पर आयोजित कराई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन या ब्रिटेन में। इसके पहले तक यहाँ, और 1922 में इनका आयोजन पहली बार कहाँ कराया गया? इलाहाबाद में। अब इसके बाद अगर बात करें कि और क्या संशोधन आते हैं तो 1926 में एक ली आयोग का गठन किया गया। 1926 में एक ली आयोग का गठन किया गया और ली आयोग की सिफारिशों के आधार पर पहली बार भारत में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। आप अगर देखेंगे तो इन तीन तिथियों को ध्यान रखेंगे, 1926, 1935 और 1950। अब आप देखेंगे 1950, 26 जनवरी 1950 की तिथि के बाद। अब यहां पर अगर देखेंगे तो 1926 में एक ली आयोग आता है, ली कमीशन, ली आयोग। यह आयोग आपको रटकर ध्यान रखना है। कौन सा आयोग? ली आयोग की सिफारिशों के आधार पर पहली बार एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग अर्थात CPSC कह सकते हैं। CPSC का मतलब सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, और अर्थात इसे क्या कह सकते हैं? केंद्रीय लोक सेवा आयोग। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और आगे चल करके 1935 में इसका नाम बदल दिया गया, CPSC का नाम परिवर्तित कर दिया गया, नाम परिवर्तन कर दिया गया। और इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया? तो इसको कहा जाने लगा FPSC। क्या कहा जाने लगा? FPSC। और FPSC का मतलब होता है संघीय लोक सेवा आयोग, फेडरल संघीय लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, या फिर इसको कह सकते हैं आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाने लगा। फिर उसके बाद क्या किया गया? 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हो गया, इसका नाम पुनः परिवर्तन किया गया, पुनः इसका नाम परिवर्तित किया गया और पुनः नाम परिवर्तित करके इसका नाम रख दिया गया UPSC। अब आप आज की डेट में जानते हैं संघ लोक सेवा आयोग। क्या कहते हैं? संघ या केंद्रीय लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। अब अगर बात करें संघ लोक सेवा आयोग की या तीनों की, आप CPSC, SPSC और UPSC के संबंध में ये पढ़ चुके हैं। तो आज की डेट में क्या कहा जाता है? संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग का इस संबंध में अगर ध्यान रखेंगे, जब हिंदुस्तान की आज़ादी के पश्चात और पूर्व की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री होते थे और गृह मंत्रालय क्या करता है? हिंदुस्तान में शासन प्रशासन या शासन को सुनिश्चित करने का अधिकार रखता है कि उसी के अधिकारिता में आता है कि हिंदुस्तान का शासन प्रशासन सही से चलता रहे। इस संबंध में देखा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि 1947 के पूर्व, आज़ादी के पूर्व इस सिविल सेवकों की आलोचना करते थे। 1947 के पश्चात जब देश आज़ाद हुआ और देश में नई सरकार का गठन भी नहीं हुआ था, उस समय देश को संभालने के लिए
उस समय देश की शासन सत्ता को संचालित करने के लिए एक ही उपाय था भारत के सिविल सेवकों को। तो सिविल सेवकों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विशेष महत्ता दी। जब ये हुआ कि सिविल सेवा को समाप्त कर दिया जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके विरोध में आए और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इसका समर्थन किया। क्या, किस बात का, कि भारत में सिविल सेवा को बनाए रखा जाए। और भारत में सिविल सेवा को बनाए रखने के लिए उन्होंने जो ICS था, इंडियन सिविल सर्विसेज, इसका नाम रख दिया गया IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। और इसीलिए देखा होगा भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसे माना जाता है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत में भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसे माना जाता है, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं, जो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो गृह मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा नाम रखा IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। और उस प्रशासनिक सेवा के कारण भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। अब हम लोग बात कर ले इसके प्रावधान के संबंध में कि किस तरीके से भारत में कितने प्रकार की लोक सेवाएं। तो अगर लोक सेवाओं के संबंध में बात करें तो 3 प्रकार की लोक सेवाएं हिंदुस्तान में प्रचलित हैं। उनके संबंध में मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं और वो स्ट्रक्चर आप चाहें तो बना लें। लोक सेवाओं के अगर प्रकार में बात करें तो 3 प्रकार की लोक सेवाएं हैं। एक आप देखते हैं अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में अगर चर्चा की जाए, लोक सेवाओं के प्रकार, लोक सेवाओं के प्रकार। अब इन लोक सेवाओं के प्रकार में अगर देखें तो ये 3 प्रकार की होती हैं। कैसे? 3 प्रकार की सर्विसें होती हैं और इन 3 प्रकार की सर्विसों में देखेंगे तो एक आती हैं अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, इन्हें ऑल इंडिया सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान समय में अखिल भारतीय सेवाएं 3 हैं और ये 3 आप देखते होंगे IAS, IPS और IFS, अर्थात इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा, और इंडियन फॉरेस्ट सेवा, भारतीय वन सेवा। और भारतीय वन सेवा 1962 में प्रावधानित कर दी गई। पहले 2 ही सर्विसें होती थी, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। दूसरी अगर बात करें तो केंद्रीय लोक सेवाएं या केंद्रीय या संघीय सेवाएं। अब अगर इनकी बात करें संघीय सेवाओं के अंतर्गत तो भारतीय डाक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, जैसे यहाँ पर भी IFS आ जाएगा, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, भारतीय रेलवे सेवा, भारतीय डाक सेवा, ये केंद्रीय सेवाओं के या केंद्रीय या संघीय सेवाएं आती हैं। दूसरा प्रकार हो जाएगा 1 प्रकार और 2 प्रकार। और तीसरी आती हैं राज्य लोक सेवाएं, राज्य सेवाएं या राज्य लोक सेवाएं, राज्य लोक सेवाएं। और राज्य लोक सेवाओं के संबंध में बात करें तो इसके अंतर्गत IAS और IPS को छोड़ करके जो भी पदाधिकारी होते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आते हैं। चाहे आपने देखा होगा इनको राज्यों में प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के नाम से या PCS के नाम से जाना जाता है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के नाम से जाना जाता है, PCS। अब क्या है, इस पे आपने देखा होगा जैसे यूपी के PCS का UPPCS अर्थात उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, जो इसका आयोजन कराता है। आपने RPSC का नाम सुना होगा, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, या BPSC का नाम सुना होगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। इस तरीके से राज्यों की राज्य सेवाएं, राज्यों की लोक सेवाएं होती हैं। ये 3 प्रकार की सर्विसों के संबंध में आपको उल्लेख मिलेगा। तो ये 3 प्रकार की सर्विसें होती हैं। लोक सेवाओं के प्रकारों की अगर बात करें तो ये लोक सेवाओं के प्रकार 3 प्रकार के मिल जाएंगे, अखिल भारतीय सेवाएं, संघीय या केंद्रीय सेवाएं, और तीसरी राज्य लोक सेवाएं। आगे चल करके अगर हम लोग अध्ययन करें या बात करें कि इनके संबंध में क्या उपबंध किए गए हैं, तो अब हम लोग अगर बात करें कि इसके क्या क्या आर्टिकल हैं, किन किन आर्टिकलों में प्रावधान किया गया है, तो अगर अनुच्छेद, प्रमुख अनुच्छेदों की बात करें तो इस पे आपको ध्यान रखना है, इन संबंधों में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। आर्टिकल 312 की बात कर सकते हैं। 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में प्रावधान किया गया। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं जो होती हैं उनके संबंध में क्या प्रावधान, अनुच्छेद 312 कहता है कि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे
कि उस राज्य में राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि आमुख सेवा को अखिल भारतीय सेवा के रूप में गठित किया जाना है, तो वहां पर अखिल भारतीय सेवाएं गठित की जा सकती हैं। जैसे कि वर्तमान समय में 3 अखिल भारतीय सेवाएं, अगर इसमें देखें तो पहले 2 अखिल भारतीय सेवाएं थी, IAS और IPS। वर्तमान समय में क्या किया गया, 1966 से एक और सेवा जोड़ दी गई जिसे IFS के नाम से जाना जाता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो वर्तमान समय में 3 भारतीय सेवाएं जो हैं अखिल भारतीय सेवाओं के नाम से जानी जाती हैं, IAS, IPS और IFS, और इनका गठन राज्यसभा के विशेष प्रस्ताव से प्रारंभ हो सकता है और संसद इनका गठन कर सकती है। क्या कर सकती है? संसद द्वारा इनका गठन किया जा सकता है। आर्टिकल 315 की बात करें तो 15 में 3 तरीके की बात कर सकते हैं। ये आयोग 3 तरीके के हो सकते हैं। एक UPSC की बात किया है अभी हम लोगों ने, संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का उपबंध जो किसमें किया जाएगा, तो इसका गठन अनुच्छेद 315 के तहत किया जाएगा। एक और आयोग हो सकता है, JPSC के नाम से उसको जान सकते हैं, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त लोक सेवा आयोग। संयुक्त लोक सेवा आयोगों का गठन तब किया जा सकता है जब 2 या 2 से अधिक राज्य एक साथ अपनी परीक्षाओं का आयोजन करें, अर्थात या फिर कोई एक राज्य जो सक्षम न हो अपनी परीक्षा कराने का दूसरे राज्य के माध्यम से करना चाहे, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि JPSC संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। और एक तीसरा ध्यान रखेंगे, SPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में जो प्रावधान किया गया है उसका गठन किसके तहत, अनुच्छेद 315 के तहत किया जा सकता है। तो ये आप ध्यान रखना है, 3 प्रकार के आयोगों के गठन की हम लोगों ने बात कर ली। अब उसके बाद अगर बात करें अनुच्छेद 316 की, तो 316 में क्या उपबंध किए गए, तो अनुच्छेद 316 के अंतर्गत उपबंध किया गया है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त किया जाने और उनके कार्यकाल के संबंध में। या तो 316 के तहत जो कार्यकाल होता है संयुक्त लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग, इस पे अगर आप देखेंगे तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो की जाती है वो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यहाँ पर अगर देखेंगे इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और इनकी नियुक्ति जो की जाएगी वो राज्यपाल द्वारा की जाएगी। इसके लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो की जाएगी आर्टिकल 316 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाएगी। फिर अगर हम लोग बात करें कि इनका कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल की अगर बात करें कि कार्यकाल क्या होगा, तो कार्यकाल की अगर बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6/65 वर्ष की आयु होता है। कितना? 6/65 वर्ष की आयु तक कार्य करेंगे। फिर अगर बात करें कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, तो 6/62 वर्ष की आयु, दोनों में से जो पहले हो जाए उतने समय तक कार्य करेंगे। अगर त्यागपत्र की बात करें तो त्यागपत्र के संबंध में जो प्रावधान किया गया है वो त्यागपत्र किसको देंगे, तो संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र कभी भी राष्ट्रपति को सौंप सकते। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपते हैं। इस संबंध में ये प्रावधान किया गया है। यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है कि किसी भी लोक सेवा आयोग, चाहे वो UPSC हो, चाहे JPSC हो, चाहे SPSC हो, इनका कोई भी सदस्य पुनर्नियुक्ति का अधिकारी नहीं होगा कि उसकी पुनः उसी विभाग में नियुक्ति कर जाए। एक बार अपदस्थ होने के पश्चात उसकी पुनर्नियुक्ति के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया। अब हम लोग बात करें आर्टिकल 317 की, तो इनका निलंबित किया जाना या हटाए जाना, लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाए जाने या उन्हें
पद से अपदस्थ किए जाने या निलंबित किए जाने के संबंध में क्या उपबंध किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इनको एक ही आधार होता है, कदाचार के आधार पर। इन पर अगर कोई मिसबिहेव का आरोप लगता है, कदाचार का आरोप लगता है, तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अब बात करें अगर 318 की, एक आर्टिकल और बचता है अनुच्छेद 318 की। 318 में क्या किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की कर्मचारियों की संख्या और उनके सेवा शर्तों के संबंध में प्रावधान किया गया। तो इनके संख्या और सेवा शर्तों का जो उपबंध किया जाता है वो संसद द्वारा अवधारित या निर्धारित किया जाता है। तो सेवा शर्तें क्या की जाती है, राष्ट्रपति की सिफारिश पर या राष्ट्रपति के परामर्श से संसद द्वारा अवधारित की जाती, और राज्यों में राज्यपालों द्वारा अवधारित की जाती है कि इनकी संख्या और सेवा शर्तें क्या होंगी। तो ये आपसे आप इस भाग को भी पढ़ चुके हैं, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं के भाग को। ये आप चीजें ध्यान रखिएगा, आपके जो प्रश्न आते हैं वो आपके प्रश्न इसी से कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं प्रशासनिक अधिकरण के संबंध में। क्या किया गया प्रशासनिक अधिकरण के संबंध में? तो एक आपने सुना होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उपबंध किया गया। क्या उपबंध किए गए? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976। 1976 के संविधान संशोधन द्वारा एक नया भाग और जोड़ा गया, भाग 14 का। आपने पहले 4 का पढ़ा होगा, अब फिर से बात करते हैं 14 का की। और 14 का में अनुच्छेद 323 का और खा 2 अनुच्छेद नए जोड़े गए, और इन अनुच्छेदों में प्रावधान किया गया अधिकरण की, या कह सकते हैं प्रशासनिक अधिकरण की। तो अधिकरणों के संबंध में जो उपबंध किया गया भाग 14 में, तो अगर ये कोई पूछे अधिकरण का उपबंध किस में है, तो भाग 14 में। किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 323 का और खा में। ये 323 का और खा बार बार पूछे गए। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ये अधिकरण के संबंध में क्या उपबंध आए? तो आर्टिकल 323 अगर पढ़ेंगे आप, तो 323 का में प्रावधान क्या किया गया? 323 का में कहा गया कि संघ लोक सेवा आयोग, संघ या राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के सेवकों और सेवा शर्तों के संबंध में विवादों का निपटारा, विवादों के होने पर विवादों के निपटारे के लिए, विवादों के निपटान के लिए या निपटारे के लिए प्रशासनिक अधिकरण का गठन संसद द्वारा किया जा सकता है। प्रशासनिक अधिकरण, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन संसद द्वारा किया जा सकता है। और संसद ने अपनी इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए क्या किया? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना या गठन 1985 में किया। पहली बार केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन 1985 में आर्टिकल 323 का के तहत संसद के द्वारा किया गया। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। अब केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की अगर बात करें, तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में अधिकरण का जो मुख्यालय है, इसकी मुख्य पीठ नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर? नई दिल्ली में स्थित है। अगर अन्य पीठों की बात करें, तो इसकी अन्य 14 पीठें कार्यरत हैं, 14 पीठें कार्य कर रही हैं। अब क्या है? इनके द्वारा संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के सेवकों और उनकी सेवा शर्तों से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अंतर्गत देखेंगे, अगर इनके सदस्यों, कर्मचारियों और अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे की जाती है, किसके द्वारा नियुक्त की जाती है, क्या कार्यकाल होता है, इसके संबंध में अगर उपबंध देखें तो ये प्रावधान किए गए हैं।
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण या संघीय प्रशासनिक अधिकरण में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 2 सदस्यों का प्रावधान किया गया। CAT, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण। अब इस अधिकरण के तहत क्या किया जाता है, तो इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और सदस्यों में 2 तरीके के सदस्य, न्यायिक और प्रशासनिक, न्यायिक और प्रशासनिक, प्रशासनिक। इनकी नियुक्ति का जो प्रावधान है, नियुक्ति कैसे की जाती है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। किसकी? अध्यक्ष की, उपाध्यक्ष की और सदस्यों की। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति के पश्चात जब सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में उपबंध आता है, तो न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करता है और प्रशासनिक सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपालों से परामर्श करता है। अगर इनके कार्यकाल की बात करें कि इनका कार्यकाल कैसा होता है, तो कार्यकाल में अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में जो पहले हो उस तक, और उपाध्यक्ष व सदस्यों का 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु के आधार पर इनको कार्यकाल से मुक्त किया जाता है या इनका कार्यकाल होता है। अगर अन्य बातें करें कि त्यागपत्र किसको देंगे, तो ये लोग अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अब उसके बाद अगर इन्हें हटाए जाने के संबंध में प्रावधान किया जाए, बात की जाए कि इन्हें कैसे हटाया जा सकता है, तो हटाने के लिए 2 ही आधार हैं, एक साबित कदाचार और असमर्थता, साबित कदाचार और असमर्थता। जैसे असमर्थता, साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है। तो ये संबंध, जो ये बातें उपबंधित की गई हैं, वो आर्टिकल 323 का के तहत उपबंधित की गई। 323 खा में बात करें तो अन्य अधिकरणों के संबंध में प्रावधान किया गया है कि अन्य अधिकरण किस तरीके से गठित किए जाएंगे। अन्य विवादों के मामले जैसे भूमि संबंध में जो विधियां हैं, उनके लिए अधिकरण कैसे उपबंधित किए जाएंगे। तो आर्टिकल अगर 323 खा की बात करें, खा, तो उस पर प्रावधान किया गया है कि खंड 2 में दिए गए विषयों पर यथास्थिति का तात्पर्य है यथास्थिति संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा गठित किए जाने वाले अधिकरण। अब खंड 2 में कौन से विषय दिए गए हैं जिन पर अन्य अधिकरणों का गठन संसद या राज्य विधानमंडल कर सकते हैं। तो इस संबंध में ध्यान रखेंगे, कर संबंधी विवादों के मामले में जो अधिकरण गठित किए जाएंगे यथास्थित संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा। भूमि विधियों के संबंध में विवाद, भूमि विधियों के संबंध में जो विवाद हैं उनके संबंध में,
और बात करें तो विदेशी मुद्रा के लेन देन के संबंध में जो विवाद है, विदेशी मुद्रा से संबंधित विवादों के संबंध में अधिकरण गठित किए जाने का। और बात करें तो संसद और राज्य विधानमंडल, संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता या अर्हता या निरअर्हता के संबंध में उत्पन्न हुए विवादों के संबंध में अधिकरण जो गठित किए जाएंगे वो संसद अर्थात केंद्र विधानमंडल या राज्य विधानमंडल द्वारा गठित किए जाते हैं। ये संबंध आर्टिकल 223 ख में किए गए। आज तक के लिए धन्यवाद।